कासल ड्रैकुला के सबसे ऊंचे टावर पर खड़ी मीना अतीत को दोबारा जी रही थी, पर कैसे, इसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसने नीचे देखा तो कासल का मेन गेट बुरी तरह से टूटा हुआ था, इतनी बुरी तरह से कि उसके अंदर घुसना नामुमकिन सा था। फिर से ना चाहते हुए भी मीना का सर अपने आप ही नीचे चल रहे उस छोटे मगर भयंकर युद्ध की तरफ घूम गया। वो खुद को नीचे देख पा रही थी, जो कि उसकी समझ से बाहर था। उसने जब जॉनथन को खुद के पास आते हुए देखा तो एक पल के लिए उसकी सांस जैसे रुक सी गई। इतने सालों में वो भूल ही गई थी कि जॉनथन घोड़े पर हाथ में राइफल लिए हुए कितना शानदार दिखता था। आर्थर और क्विंसी के ठीक उलट, जॉनथन ने कभी अपनी जिंदगी में कोई युद्ध या फिर किसी तरह के रोमांच में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसने कई बार मीना को बताया था कि वो इस आखिरी लड़ाई से पहले अंदर से कितना ज्यादा डरा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के लिए खतरे में डाली थी, और वो था उसका प्यार, मीना। ये सारे हीरोज एक एक करके उस घोड़ा गाड़ी के पास आते गए और जिप्सीज भी उनसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए थे, पर जिप्सीज के पास कोई योजना नहीं थी। वो बस डर और गुस्से में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कुछ जिप्सी पीछे खड़े उस घोड़ा गाड़ी की सुरक्षा कर रहे थे। क्विंसी का युद्ध का अनुभव देखने लायक था। उसने घोड़े की लगाम अपने मुंह में दबा रखी थी और वो अपनी विंचेस्टर राइफल से उन जिप्सीज पर एक के बाद एक निशाना लगाता जा रहा था, और एक एक करके जिप्सीज उसकी गोलियों का निशाना बनते जा रहे थे। उनकी छातियों से जैसे खून के थक्के फूट रहे थे। एक गोली एक जिप्सी के बख्तरबंद से टकराकर जॉन की राइफल पर लगी और वो उसके हाथ से छूट गई। आर्थर ने भी फायर किया और एक जिप्सी का आधा चेहरा ही उड़ा दिया। पास पहुंचने पर क्विंसी अपनी राइफल के बट को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसके सामने तो जैसे कोई टिक ही नहीं पा रहा था। इसी बीच वो चिल्लाया, अपनी तलवार उठाओ जॉन। मीना जॉन को देखकर स्तब्ध थी। वो पागलों की तरह अपनी तलवार घुमाता हुआ उन जिप्सीज के चीथड़े कर रहा था। एक डॉक्टर जो कि सधे हुए हाथों से अपने मरीजों का इलाज करता था, उसके पास ये कौशल कहां से आया? जॉन भी क्विंसी की तरह ही उन जिप्सीज पर भारी पड़ रहा था और वो उसके सामने बस जमीन पर गिरते जा रहे थे। ये केवल 4 लोग थे और इनके सामने ये 30-40 लोग जैसे नाकाफी साबित हो रहे थे। पर तभी एक जिप्सी के राइफल का बट सीधा जॉन के चेहरे पर लगा। उसकी नाक फट गई थी। मीना का चेहरा इस बार फिर से अपने आप ही खुद के और प्रोफेसर वैन हेल्सिंग की तरफ घूम गया। वो उनके ठीक पीछे खड़ी थी, पर प्रोफेसर, वो भी दूर से ही सही, पर अपना काम कर रहे थे। किसी तेज तर्रार शिकारी की तरह उन्होंने उन जिप्सी जिसने जॉन को मारा था, सीधा उसके सर में गोली मारी। प्रोफेसर का निशाना उस कॉफिन के आसपास खड़े जिप्सीज थे, जिन्हें वो एक एक करके ऊपर पहुंचा रहे थे। उसके बाद मीना ने खुद को प्रोफेसर के पीछे छुपते हुए देखा, जब उन्होंने 2 रिवॉल्वर्स निकाल ली। वैन हेल्सिंग भी अब मैदान में कूद चुके थे। वो जिप्सीज की तरफ गोलियां चलाते हुए बढ़े। प्रोफेसर चिल्लाए, सूरज ढल रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जॉनथन, आर्थर, यह लड़ाई जल्दी खत्म करो। मीना ने अब खुद को प्रोफेसर की जमीन पर पड़ी हुई राइफल को उठाते हुए देखा। वो भी अब बाकी सब की तरह इस लड़ाई में शामिल हो गई थी। उसके कानों में कुछ और गोलियों की आवाज पड़ी। जॉनथन और आर्थर अब उस कॉफिन तक पहुंच चुके थे। जॉनथन को घोड़े पर से अपनी राइफल चलाने में काफी मुश्किल हो रही थी। उसका निशाना तो ज्यादातर चूक ही रहा था, पर आर्थर, उसके साथ ऐसा नहीं था। उसने 2 और जिप्सीज को लिटा दिया था। बाकी जिप्सीज ने अब अपना ध्यान आर्थर की तरफ लगाया।
अगले ही पल उसका सर एक जोर के झटके के साथ पीछे लुढ़का और आर्थर अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। जॉन ने अपनी पिस्टल निकाली और एक जिप्सी को सीधा उसके सर में सटाकर गोली मारी। क्विंसी ने अपना घोड़ा सीधा एक दूसरे जिप्सी के घोड़े में भिड़ा दिया। वो जिप्सी उछलकर दूर जा गिरा। प्रोफेसर की दोनों रिवॉल्वर अब तक खाली हो चुकी थी। उन्होंने एक रिवॉल्वर फेंक कर सीधा एक जिप्सी के मुंह पर मारी और अपनी कमर पर बंधी तलवार निकाल ली। वो एक साथ 3 जिप्सी से लड़ रहे थे, पर मीना ने खुद को नीचे एकदम जड़ खड़ा हुआ पाया। उसके मन पर एक बार फिर से काउंट का काबू हो चुका था। उसने अपनी राइफल प्रोफेसर वैन हेल्सिंग की तरफ तान दी। उसे अपने अंदर चल रहा वो द्वंद्व याद आ रहा था। उसने शायद अपने आप से ही बहुत लड़ाई लड़ी थी। पता नहीं कैसे, पर मीना ने वो राइफल अचानक खुद ही एक तरफ फेंक दी। काउंट उसके मन पर काबू करने की कोशिश कर रहा था और मीना अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठी हुई थी। वैन हेल्सिंग के दूसरे हाथ में एक और खंजर था। उन्होंने अपनी तलवार एक जिप्सी के सीने में घोंप दी और अपने खंजर से एक दूसरे जिप्सी का गला उधेड़ दिया। मीना प्रोफेसर के पीछे गिरी पड़ी थी। उसने अपने हाथ में वो सोने का क्रॉस कसकर पकड़ा हुआ था। उसने जोनाथन को अपने घोड़े से उतरकर एक जिप्सी की राइफल उठाते हुए देखा, जिससे उसने वापस मोर्चा संभाला। आर्थर लड़खड़ा कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी एक गोली उसके गाल से रगड़ते हुए निकल गई थी और वहां से अच्छा खासा खून बह रहा था। उसके कान के नीचे का हिस्सा गायब था। उसने अपनी विंचेस्टर राइफल रीलोड की और जॉन के साथ उन जिप्सीज से लड़ने में लग गया। चिल्लाते हुए क्विंसी ने अपनी खोखरी निकाली और वो अपने घोड़े से सीधा उस कॉफिन पर कूदा। एक पल के लिए जोनाथन जैसे जम सा गया था। उसका डर उस पर हावी हो रहा था। मीना ने खुद की तरफ देखा तो वो अब भी जमीन पर पड़ी हुई थी। इस टावर की ऊंचाई से मीना वो देख पा रही थी जो कि उसे शायद कभी पता ही नहीं चलता। अपनी पत्नी के प्यार ने जोनाथन के डर को गुस्से में बदल दिया था। कॉफिन को देखते हुए जोनाथन ने अपनी तलवार उठाई और एक एक जिप्सी को ठिकाने लगाकर वो भी क्विंसी के साथ कॉफिन पर चढ़ गया। उन दोनों ने मिलकर उस कॉफिन का ढक्कन किसी तरह खोल दिया। जहां वो बदजात जीव पड़ा हुआ था, बिल्कुल कंकाल जैसा शरीर, नुकीले कान और तेज आरी जैसे दांत। वो जीव बड़े ही अच्छे कपड़े पहने हुए था। क्विंसी चिल्लाया, गॉड डैम हार्कर, ये क्या चीज है? जोनाथन ने गुस्से में कहा, शैतान है ये। उधर एक जिप्सी ने प्रोफेसर को गले से पकड़ रखा था। वैन हेल्सिंग ने अपना हाथ अपने बूट की तरफ बढ़ाया और एक छोटा सा चाकू निकाला। वो चाकू उन्होंने सीधा उस जिप्सी की टांगों के बीच में घोंप दिया। उसकी पकड़ तुरंत ही ढीली पड़ गई। वो दर्द से चीख रहा था। वैन हेल्सिंग ने उसे सर से पकड़कर घुमाया और वो चाकू उसके गले पर फिरा दिया। वो अब क्विंसी और जोनाथन को उस कॉफिन का ढक्कन हटाते हुए देख रहे थे। वो चीखे, उसे देखना बंद करो, जल्दी खत्म करो उसे। पर अब तक देर हो चुकी थी। कॉफिन में लेटे उस बदजात की आंखें खुल गई थीं। वो आंखें नहीं बल्कि 2 बेहद काले गोले थे। उनके अंदर कुछ नहीं था सिवाय बुराई के। उससे नजरें मिलाते ही क्विंसी और जोनाथन जैसे सफेद पड़ गए थे। वो कोई हरकत कर ही नहीं पा रहे थे। मीना ने प्रोफेसर को जोनाथन और क्विंसी की तरफ भागते हुए देखा। उनके हाथ में एक राइफल थी और वो इशारे से जॉन और आर्थर को भी उसी तरफ बुला रहे थे। पर एक जिप्सी न जाने कहां से क्विंसी के पास पहुंच चुका था। एक बड़ा सा चाकू क्विंसी के सीने से बाहर निकल आया। उस जिप्सी ने उस पर पीछे से वार किया था। क्विंसी की चीख ने जैसे जोनाथन का सम्मोहन तोड़ा। वो चीखा, क्विंसी! जोनाथन ने पीछे देखा तो वो जिप्सी अपना चाकू निकालकर वापस क्विंसी पर वार करने वाला था। क्विंसी बग्घी का सहारा लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था,
उसकी छाती से खून किसी झरने की तरह बह रहा था। उस जिप्सी ने अब की बार जॉनथन को निशाना बनाया और उस पर अपनी चाकू से वार किया, पर जॉनथन ने अपनी तलवार से उसका वार बीच में ही रोक लिया। पर इससे जॉनथन का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर पड़ा। मीना, जो कि अब तक प्रोफेसर के पीछे जमीन पर लेटी हुई थी, चीखी, जॉनथन! आर्थर, जॉन और प्रोफेसर तीनों ने एक साथ गोली चलाई और उन गोलियों का निशाना एक ही था, वो जिप्सी। वो जिप्सी जमीन पर पड़ा था। पीछे से प्रोफेसर दोबारा चीखे, जॉनथन, उसे खत्म करो, सूरज ढलने ही वाला है। सूरज लगभग क्षितिज पर आ चुका था। उसकी वो तेज पीली रोशनी धीमी पड़ती हुई अब नारंगी रंगी हो गई थी। उस मध्यम रोशनी से कॉफिन में पड़े उस मनहूस जीव के शरीर से धुआं निकल रहा था। क्विंसी, जो कि अपने ही खून में भीगा हुआ था, उसने गिरने से पहले अपनी खुखरी उस जीव की छाती में धंसा दी थी। वो दरिंदा, जो कि अब जलने लगा था, उसने एक ही हाथ के वार से क्विंसी को एक तरफ फेंक दिया। दर्द से तड़पते हुए वो जीव खड़ा हो गया और सूरज की सीधी किरणें उस पर पड़ी। उसके घाव से काला सा खून बह रहा था और उसका शरीर अब पूरी तरह से आग पकड़ चुका था। जलते हुए उस जीव ने मीना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मीना, मेरी मदद करो। जॉनथन ने अपनी तलवार उसके सर की तरफ घुमाई। वो एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर देना चाहता था, पर वो इतना ताकतवर नहीं था। जॉनथन की तलवार उस शैतान के गले में धंस गई। उसने अपना जलता हुआ हाथ सीधा जॉनथन के मुंह पर मारा और वो उछलकर दूर जा गिरा। उस वैम्पायर ने वो तलवार अपने गले से निकाली और वहां से खून की एक मोटी सी धारा बह निकली। उसका शरीर भभक कर चल रहा था और वो दर्द से चीख रहा था। जॉनथन ने खुद को संभाला और अपनी बोई नाइफ उठाकर उस वैम्पायर की तरफ दौड़ा। इस बीच एक जिप्सी उठकर जॉनथन पर गोली चलाने की ताक में था। यहां मीना को एक फैसला करना था। सूरज ढलने में चंद पल ही बाकी थे और उसे यह फैसला करना था कि वो अपने पति को बचाए या फिर अपने मालिक को। उसका यह एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उसने पास ही पड़ी एक पिस्टल उठाई और गोली चला दी। वो गोली सीधा उस जिप्सी की आंखों के बीच में जाकर लगी। जॉनथन उस जीव पर झपटा। वो उसका सर काटना चाहता था, पर उसे इसका मौका ही नहीं मिला। उस जीव ने मीना का चुनाव देख लिया था। उसकी जान बचाने की बजाय मीना ने अपने पति का साथ दिया था। वो राक्षस ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो इतनी भयानक तरह से चीखा कि एक पल के लिए जॉनथन भी एक कदम पीछे हट गया था। उसकी हड्डियों से चिपका हुआ मांस अब एक ज्वालामुखी के लावे की तरह नीचे टपक रहा था। उसे अपनी मौत का नहीं बल्कि मीना के दिए हुए धोखे का दुख था। वो जीव गिर पड़ा। उसका शरीर राख के ढेर में बदल गया था। सब कुछ शांत हो गया। टावर के ऊपर से मीना ये सब देख रही थी, पर उसे कुछ महसूस हो रहा था। गुस्सा, एक तेज गुस्सा। उसने उस राख में से एक सफेद धुंध जैसा कुछ उठते हुए देखा, जो रेंगते हुए कासल के टूटे हुए दरवाजे के अंदर चला गया। मीना ये अब भी देख रही थी। वो उस शैतान की चालाकी और धूर्तता को समझ गई थी। तभी अचानक उसने खुद को तेजी से कासल के अंदर तैरता हुआ सा महसूस किया। वो कभी इस कासल के अंदर नहीं गई थी, फिर भी वो खुद ब खुद अंदर सीढ़ियों और तहखानों से होते हुए कासल के नीचे एक टूटे हुए चैपल के अंदर पहुंच गई। उस चैपल की हालत खराब थी। उसकी लकड़ी सदियों से पड़ती मौसम की मार से बुरी तरह सड़ गई थी। क्राइस्ट की वो मूर्ति, जो कभी दीवार पर टंगी होती होगी, वो टूटकर जमीन पर गिर गई थी। मीना का ध्यान उस क्राइस्ट की टूटी हुई मूर्ति के ठीक नीचे की जगह पर गया, जहां वो सफेद धुंध इकट्ठा होने लगी थी।
उसे अपनी नजरों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि वो धुंध धीरे धीरे एक शरीर की शक्ल ले रही थी। ड्रैकुला। वो अपना शरीर वापस पा चुका था, पर उसका पूरा शरीर जला हुआ था, बिल्कुल कोयले की तरह। शायद इसका कारण सूरज की रोशनी ही थी। मीना ने अपनी आंखों से उसका खून जमीन पर गिरते हुए देखा था, और वो खुखरी अब भी उसके सीने में धंसी हुई थी। क्विंसी ने सीधा उसके दिल पर वार किया था और जोनाथन ने उसकी गर्दन पर। फिर भी वो जिंदा कैसे था? मीना समझ गई थी कि उन सबको बेवकूफ बनाया गया था। काउंट सही कहता था, वक्त ने उसका ही साथ दिया था। पर मीना, उसने खुद को नीचे उस चैपल में देखा। उसे अपने बूट्स की आवाज सुनाई दे रही थी। ड्रैकुला अपने सीने में धंसी उस खुखरी को निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसमें जरा भी ताकत नहीं थी। और ड्रैकुला को मीना की मौजूदगी का पता चल गया था। उसकी वो काली गड्ढों में धंस चुकी आंखें और लगभग खोपड़ी की शक्ल ले चुका उसका सर मीना की तरफ घूमे। उसने जैसे याचना में अपने हाथ मीना की तरफ बढ़ा दिए। उसने कहा, सांझ। मीना को जरा भी रोमेनियन नहीं आती थी, पर फिर भी उसे इस शब्द का मतलब पता था। इसका मतलब था खून। मीना ने खुद को हंसते हुए देखा, वो जैसे जीत का जश्न मना रही थी। उसने अपना बूट उस खुखरी के हत्थे पर रख दिया। ड्रैकुला दर्द से तड़प उठा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मीना ने खुद को बोलते हुए सुना, एक ऐसी जुबान और लहजे में जो कि उसका अपना नहीं था। वो कह रही थी, तुम खुद तो बड़े दर्शन और नैतिकता की बातें करते हो, पर तुमने मेरी हैसियत एक वेश्या से ज्यादा नहीं छोड़ी है। मीना सोच रही थी कि उसका यह स्वरूप क्या कह रहा था। उसने एक भारी सी गुर्राती हुई आवाज सुनी, तुम अपवित्र हो। मीना ने अपना बूट और भी जोर से दबा दिया। वो भयानक जीव जोर से चीखा, पर धीरे धीरे उसकी आवाज शांत होती गई। उसका सर पीछे ढलक गया, आंखें बेजान हो गई और ना जाने क्यों उसके होठों पर एक मुस्कान खेल गई। मीना को वो भयानक आवाज अब दोबारा कभी नहीं सुननी थी। इतने सालों से मीना बस ड्रैकुला के अपनी आंखों के सामने राख में बदलने को ही पूरा सच मान दिया रही थी, पर ऐसा था नहीं। पर अगले ही पल मीना ने काले दस्तानों में एक हाथ को देखा, जिसने एक बड़ी सी रूबी की अंगूठी पहनी हुई थी। उस हाथ ने ड्रैकुला के सीने में धंसी उस खुखरी को निकाल लिया। उसने उस बड़ी सी चाकू को अपनी आस्तीन से साफ किया, और ठीक उसी पल मीना ने उस चाकू की धार में किसी का चेहरा देखा। ये मीना नहीं थी, ये कोई अजनबी औरत थी जिसे वो जानती नहीं थी। उसे समझ आया कि उस औरत के बाल एकदम काले थे, उसकी आंखें नीली और किसी भी ख्याल से बेजान। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी ड्रैकुला को मारकर अपनी जीत पक्की की थी। मीना का शरीर बिल्कुल जम चुका था। उसकी आंखें जब खुली तो उसने खुद को अपने घर में पाया। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, खुशी से नहीं बल्कि सदमे और दहशत से। उसने अपने कपड़ों में से एक लाल धुंध को निकलते हुए देखा, जो कि अब एक इंसान की नहीं, औरत की शक्ल ले रही थी। जैसे जैसे वो धुंध और ठोस होती गई, मीना उसे पहचान गई। ये वही औरत थी जिसे उसने अभी अपने जागते हुए ख्वाब में देखा था। ये वही औरत थी जिसने काउंट के सीने में वो खुखरी धंसा कर उसे मारा था। उसका यकीन अब पक्का हो चुका था, काउंट अब कभी वापस नहीं आने वाला था।
पर उसकी जगह इस नई शैतान ने ले ली थी। इसी ने अभी मीना के शरीर के साथ खिलवाड़ किया था। पर क्यों? क्या वो उसे जानती थी? और वो ऐसा क्यों कर रही थी? वो औरत मीना की तरफ झुकी और उसने अपने होंठ मीना के होंठों से लगा दिए। मीना कुछ भी करने की हालत में नहीं थी। उस औरत के मुंह में खून भरा हुआ था, जिसे वो जबरदस्ती मीना के मुंह में भरती जा रही थी। मीना किसी तरह चिल्लाकर और अपना मुंह खोलकर उस खून को निकालने की कोशिश कर रही थी, पर उस औरत ने मीना को अपने काबू में लिया हुआ था। मीना को खुद से ही घिन आ रही थी। उसने मीना की जीभ को अपने मुंह में भर रखा था। मीना को एक तेज दांतों की चुभन महसूस हुई और उसे अजीब अजीब से दृश्य दिखने लगे। छत पर टंगी लड़कियों के जिस्म से बहता खून और उसमें नहाती वो औरत। मीना ये सब देख पा रही थी। वो औरत अब पीछे हट गई। उसकी जानी पहचानी आवाज ने कहा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे उस पुराने प्रेमी की बस एक परछाई बन रह गई है। तुम अकेली हो और अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। इसके साथ ही वो औरत फिर से एक लाल धुंध में तब्दील होकर हवा में कहीं खुल गई। मीना अपनी कुर्सी से निढाल होकर गिर पड़ी थी। उसने अपने हाथों में अब भी वो सोने का क्रॉस कसकर पकड़ा हुआ था। अपने कांपते हुए घुटनों से वो किसी तरह रेंगती हुई बुक शेल्फ तक पहुंची, जहां एक विस्की की बोतल पड़ी हुई थी। उसने एक झटके से उस बोतल का कॉर्क हटाया और शराब गटागट हलक में उतार ली। शराब से उसकी जीभ पर बने उन घावों में दर्द हो रहा था, पर वो रुकी नहीं। उसके दिमाग में जैसे कुछ नई यादें जुड़ गई थीं। अभी जिस औरत ने उसके साथ जो गलीज हरकतें की थी, उसका खून अब मीना के अंदर था। मीना अब उसके अंदर के सारे जज्बातों को महसूस कर रही थी। उसके दिमाग में चलते ख्याल, उसकी सारी इच्छाएं, नफरत और यहां तक कि उसकी वो चाहतें भी जो कभी पूरी नहीं हो पाई थी। ये औरत इस पूरी कहानी का एक ऐसा छुपा हुआ हिस्सा थी जो कि मीना के सामने अब आया था। इसी ने काउंट को मारा था और अब यही औरत इनके इन हीरोज के ग्रुप को एक एक करके मौत के घाट उतार रही थी। ये थी काउंटेस एलिजाबेथ पैथरी। क्विंसी उस बड़े से वीरान बंदरगाह पर अकेला खड़ा था। इंग्लिश चैनल के पानी पर तैरती हुई उस पतली धुंध में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे पानी के धीरे धीरे लकड़ी से टकराने की आवाजें जरूर आ रही थी। उसके अंदर भारी कड़वाहट थी। वो जगह उसके अंदर भरी कड़वाहट को सुकून पहुंचा रही थी। अपने सुन्न पड़ चुके पैरों को वो बार बार पटक रहा था, पर वो पहले से ही भीगा हुआ था और उसके गीले कपड़े उसे गर्मी के बजाय ठंड का ही एहसास दे रहे थे। आज से सिर्फ एक हफ्ते पहले ही वो अपने घर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला था। वो एक निर्माता और एक अभिनेता बनना चाहता था और उसके लिए उसने अपने पिता की इच्छाओं को किनारे रख दिया था। पर अब उसके पिता की मौत हो चुकी थी और उसकी मां, उसने तो उससे इतने झूठ बोले थे कि उसे उस पर भरोसा ही नहीं बचा था। उसके दिमाग में बस एक ही भावना थी जो बिल्कुल शुद्ध थी, और वो थी बदला। वो किस्मत के एक दोराहे पर खड़ा था, जहां उसके सपनों को अभी थोड़ा और इंतजार करना था। उसने अपनी घड़ी देखी। उसकी नाव को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। उसने समंदर की तरफ देखा और सोचने लगा कि उसे अब किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही होगा, पर उस घनी धुंध के बीच उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि लाइट हाउस से आती वो रोशनी, वो भी उस घनी धुंध को भेद पाने में असफल थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां बासाराब को कोई परेशान नहीं करता। यहां तक कि हार्बर मास्टर भी अपने घर जा चुका था। क्विंसी वहां अकेला था, पर उस धुंध में क्विंसी को कुछ दिखाई दिया। एक छोटी सी शिप की धीमी घंटी की आवाज उसके कानों में पड़ी
और वो धुंध की परत एक तरफ हट गई। बासाराब की शिप उस बंदरगाह की तरफ बढ़ रही थी। उस छोटी सी शिप पर क्विंसी को अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया था। यहां तक कि शिप के ऊपर बनी मुंडेर में भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे वो शिप पास आती गई, उसके दिमाग में स्टोकर की किताब में लिखी हुई उस डिमीटर नाम की शिप की तस्वीर बनती गई। डिमीटर वो शिप थी जिस पर ड्रैकुला ट्रांसिल्वेनिया से इंग्लैंड के लिए निकला था। वो अपनी इंग्लैंड की यात्रा को राज रखना चाहता था। उस शैतान ने उस शिप पर एक एक करके सबको मार दिया था। आखिर में उस पर सिर्फ कैप्टन ही बचा था। उस बेचारे का शरीर शिप के व्हील से बंधा हुआ मिला था और उसके हाथों में एक जपने वाली माला थी। ब्रैम स्टोकर ने डिमीटर के पाए जाने का जो भयानक विवरण दिया था, उसमें वो शिप विडबी के पथरीले किनारों से टकराई हुई मिली थी। उसके पास एक कुत्ता भी मरा हुआ मिला था, जिसका गला उधड़ा हुआ था और पेट पूरा फाड़ दिया गया था। बासाराब की शिप बंदरगाह की तरफ बढ़ तो रही थी, पर उसकी रफ्तार धीमी नहीं हो रही थी और उस पर अब तक भी कोई इंसान नहीं दिखा था। तभी अचानक उसने अपने पीछे एक थड की आवाज सुनी और अगले ही पल उसके मन में अपनी मां की नसीहत घूमने लगी। मीना ने कहा था कि वो सच को पर्दे के पीछे ही छुपा रहने दे, वरना कहीं उसे अपने पिता से भी बुरे नतीजे ना भुगतने पड़े। उसने इतिहास में ऐसे कई अत्याचारियों के बारे में पढ़ा था जिन्होंने ना सिर्फ अपने दुश्मनों को बल्कि उनकी नस्लों तक को तबाह बर्बाद कर दिया था। क्विंसी जानता था कि जिसने भी उसके पिता को मारा था, वो भी एक ऐसा ही जलील और जालिम आदमी था। उसके आसपास वो धुंध बढ़ती ही जा रही थी और वो जैसे उसे घेर रही थी। उसने स्टोकर के उपन्यास में पढ़ा था कि ड्रैकुला धुंध और धुएं का रूप ले सकता था। उसे एक और धम्म की आवाज सुनाई दी। वो वहां से अब भागना चाहता था। उसके पैर उसके दिल की धड़कनों के साथ कदम ताल करने के लिए बेताब थे। समंदर के किनारे पर एक रोशनी सी जल उठी। ये आवाज एक लाइफ बेल्ट की थी, जो कि किसी शिप से टूटकर गिर गई थी और बार बार लकड़ी के खंभों से टकरा रही थी। क्विंसी ने जब ये देखा तो उसका डर थोड़ा कम हुआ, पर उसे अब भी कुछ खास अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसने एक बार पलटकर शिप की ओर देखा तो उसे एक इंसान की परछाई सी दिखाई दी, जिसने अपने हाथ में एक लालटेन पकड़ी हुई थी। क्विंसी के दिमाग में कई तरह के ख्याल चल रहे थे। क्या ये ड्रैकुला हो सकता था? अगर हां तो क्या वो इसका मुकाबला कर पाता? शायद नहीं। ऐसा कोई जिसने सदियों तक इंसानों की बस्तियों को अकेले दम तबाह कर दिया हो, उससे वो अकेला कैसे लड़ पाता? या फिर क्या वैन हेल्सिंग के बताए हुए तरीकों से वो इस ताकतवर वैम्पायर को मारने में सक्षम था? अपने पिता की तरह ही उसे भी युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। उसके पिता के साथ तो कुछ बहुत ही अनुभवी योद्धा थे, पर उसके साथ नहीं। इस लड़ाई में क्विंसी अकेला था। पर अगर उसकी मां की बात सही थी, तो इस लड़ाई से भागने का कोई मतलब नहीं था। वो कहीं भी जाता, ड्रैकुला उसे ढूंढ ही लेता। तभी उस नाव वाले की सीटी ने क्विंसी के दिमाग में चलते ख्यालों को रोक सा दिया। वो नाव धीरे धीरे मुड़ गई और बंदरगाह पर आकर लग गई। उस पर वहीं जाने पहचाने शानदार कपड़ों में बासाराब खड़ा हुआ था। क्विंसी के दिमाग में अब एक सवाल आया कि वो बासाराब से क्या कहेगा। वो इतनी दूर से सिर्फ क्विंसी को ही तो लेने आया था। ऐसे में अगर वो उसके प्रोडक्शन में काम करने से मना करेगा, तो बासाराब उसके बारे में क्या सोचेंगे? वो उन्हें सब कुछ सच तो नहीं बता सकता। उस काउंट को तो बासाराब अपना हीरो मानते हैं। वो उन्हें कैसे यकीन दिला पाएगा कि उनका वो हीरो अब एक अनडेड राक्षस है जो कि मासूम लोगों को अपनी भूख मिटाने के लिए मौत के घाट उतारता फिरता है? क्विंसी को आज शेक्सपियर के उस नाटक हैमलेट की याद आ रही थी।
जिसमें एक इंसान के सामने दो रास्तों में से एक चुनने की दुविधा थी। पर उसे अब जंजीरों के रगड़ने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि वो अब इस बंदरगाह पर शिप को लगा रही थी। एक लंबा चौड़ा सा आदमी उस धुंद से बाहर निकला। ये बासाराब था। क्विंसी उसे एकटक देख रहा था। वो क्या लग रहा था? ऐसा लगता था जैसे कोई राजा अपने दरबार की तरफ आ रहा हो। क्विंसी के पास सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। उसे तुरंत ही किसी नतीजे पर पहुंचना था। उसने कहा, मिस्टर बासाराब, इंग्लैंड में आपका स्वागत है। उसने बासाराब की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। बासाराब ने कहा, मुझे आपका टेलीग्राम मिला था। मैं नहीं चाहता कि आप अपने पिता की मौत के बाद किसी तरह के अपराध बोध को महसूस करें। आप चाहें तो अभी हम अपने प्रोडक्शन को कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं। एक बार फिर क्विंसी को ऐसा महसूस हो रहा था कि बासाराब ने उसका दिमाग पढ़ लिया था। शायद वो उतना अकेला भी नहीं था जितना वो खुद को समझ रहा था। वो बासाराब पर भरोसा कर सकता था। उस शिप के क्रू ने बासाराब का सामान शिप से बाहर उतार दिया। क्विंसी ने कहा, मैंने इस पर काफी सोचा है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। बासाराब ने कहा, आपका दिल वो क्या कहता है मास्टर क्विंसी? बासाराब के साथ क्विंसी अब थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। वो उसकी बात समझ गया था। वो क्विंसी के साथ खड़ा था। फिर वो चाहे कोई सा भी रास्ता चुनता। क्विंसी कोई योद्धा नहीं था। उसके पास कोई घर नहीं था। वो कहीं भाग नहीं सकता था और ना ही छुप सकता था। पर बासाराब की मदद से शायद वो खुद को उस योद्धा में तब्दील कर सकता था जो वो हमेशा से बनना चाहता था। बासाराब मजबूत था और बहादुर भी। उसने उसे पेरिस में एक ही झटके में तलवार उठाते हुए देखा था। उसने अपना मन बना लिया था। वो बासाराब के साथ अपने नाटक का प्रोडक्शन शुरू करेगा और खाली वक्त में उस लड़ाई की तैयारी करेगा जिसमें उसे ड्रैकुला द अनडेड का सामना करना था। उसे बासाराब की जरूरत थी, सिर्फ एक गुरु की हैसियत से ही नहीं बल्कि एक साथी की तरह भी, जो उसकी लड़ाई में उसका साथ दे सकता। वो खुश था कि उसे ये चुनाव करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने कहा, मैं ये नाटक अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए करूंगा। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूं। मरने के बाद ही सही, पर मैं उनके लिए वो सब करना चाहता हूं जो मैं उनके जीते नहीं कर सका। बासाराब ने कहा, तब हम दोनों को मिलकर तुम्हारा यह सपना पूरा करना ही होगा। क्विंसी को लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो वो बासाराब को दिखाना नहीं चाहता था। वो तुरंत ही पीछे मुड़ गया। बासाराब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्विंसी, इन आंसुओं में कोई बुराई नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपने पिता को खोया था। क्विंसी ने पूछा, वो कैसे मरे थे? बासाराब ने कहा, तब मैं काफी छोटा था। मेरे पिता एक योद्धा थे। उनकी हत्या उनके अपने ही कुछ गद्दार लोगों ने की थी। क्विंसी बासाराब के चेहरे को देख रहा था और उनके भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे गुस्सा और बदला दोनों ही साफ दिखाई दे रहे थे। बासाराब ने क्विंसी के साथ डॉक पर चलते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पिता का नाम जरूर रोशन करोगे क्विंसी। एक बाप और बेटे के बीच कुछ ऐसा रिश्ता होता है जो कभी टूट नहीं सकता। पिछले कई दिनों में आज क्विंसी शायद पहली बार मुस्कुराया था। उसे आज एक ऐसी चीज मिली थी जो कि उसके परिवार और जोनाथन ने उसे कभी नहीं दिया, और वो था भरोसा।